हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर पे विशेष करके हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि वाई प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक का मतलब क्या है, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, कम्प्लीटली रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका है और रीजनिंग बेस्ड में जो भी प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट होंगे उनके आधार पर हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक्चुअली जो भी प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट होते हैं उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं आर्गूमेंट्स। और ख़ास करके जब भी किसी डिसीजन पर हमें पहुंचना पड़ता है अलग अलग आर्गूमेंट को देखते हुए, तो हम इसको बोलते हैं प्रेमिसेस और कंक्लूजन। प्रेमिसेस अलग अलग आर्गूमेंट ही हैं और अलग अलग आर्गूमेंट के आधार पर हमको कंक्लूजन निकालना पड़ता है कि ये सारे अलग अलग जो आर्गूमेंट हैं इनका फाइनल मीनिंग क्या है, फाइनल रिजल्ट क्या है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम रीजनिंग को डील करता है। रीजनिंग के प्रॉब्लम में कई बार अलग अलग स्टेटमेंट होंगे और उन स्टेटमेंट के आधार पर आपको डिसीजन लेना होता है और तब फाइनल कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं कि कंक्लूजन जो है वो भी एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट ही होगा, लेकिन उस स्टेटमेंट के ट्रू या फॉल्स होने का डिसीजन हम तभी ले पाएंगे जब हम सारे प्रेमिसेस को ठीक से देखें। अब सवाल ये उठता है कि इस लॉजिक को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये कैसे पता लगाया जाए। देखिए, ट्रू फॉल्स बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। किसी स्टेटमेंट को हम कब ट्रू माने कब फॉल्स माने ये तो कहना बड़ा कठिन काम है। जैसे मान लेते हैं अगर कोर्ट रूम में जो अलग अलग लॉयर जो हैं अपना आर्गूमेंट रखते हैं तो कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, हर आदमी अपनी बात को सही प्रोजेक्ट करता है। स्टूडेंट के केस में भी यही बातें होती है। अगर 10 स्टूडेंट कोई बात को कर रहे हैं तो हर स्टूडेंट अपने बात को सही मान के चलता है कि हमने सही कहा। सवाल है कि अब सही गलत का निर्णय कैसे किया जाए। अब किसी बात को सही माना जाए ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ट्रूथ जो है ये बड़ा कठिन काम है समझना कि आखिर दुनिया में सही क्या है। अभी रिसेंटली जो देख रहे हैं विश्व में संकट है, अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। दोनों अपने अपने आर्गुमेंट पर सही हैं, दोनों ही कंट्री अपने आप को सही साबित करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला जाएगा तो एक कंट्री जो भी आर्गूमेंट देगा बोलेगा कि हम सही बोल रहे हैं, दूसरा बोलेगा हम सही बोल रहे हैं। आखिर डिसीजन कैसे होगा, कौन सही है कौन गलत है। तो ये है रीजनिंग। कोर्ट रूम में दिया गया डिसीजन एक्चुअल में कंक्लूजन ही होता है अलग अलग आर्गूमेंट पर। अलग अलग आर्गूमेंट को हम यहाँ पर अगर कंडीशन की बात करें तो प्रेमाइसेस होंगे, अलग अलग प्रेमाइसेस के आधार पर हम कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, जो रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है वो आर्गूमेंट बेस्ड है। ये आर्गूमेंट निश्चित रूप से डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होंगे और सही है या गलत है ये अगर समझा जाए मैथमेटिकल प्रॉब्लम में हम बात करें तो कैसे करें। तो एक बात को आप समझिए, जैसे यहाँ पर जो हमारे पास दो आर्गूमेंट हैं तो ये दोनों आर्गूमेंट ही प्रीमाइसेस हैं, अलग अलग प्रीमाइसेस हैं। और इसके बाद हम यहाँ आर को कंक्लूजन के तौर पर लेंगे। तो एक जो कंक्लूजन है ये भी एक स्टेटमेंट होगा। हमको प्रूफ करना होगा कि जो भी प्रीमाइसेस दिए हुए हैं इनके आधार पर कंक्लूजन हम निकाल पा रहे हैं या नहीं। अब सवाल है कि सही और गलत की बात कैसे आएगी, ट्रू कौन है फॉल्स कौन है। तो हमें मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम आएंगे एग्जामिनेशन में या जो अपने रीजनिंग में आएंगे, हम ये मान के चलते हैं कि अलग अलग प्रीमाइसेस जैसे P1, P2, P3 ये सारे इनिशियली हम ट्रू मान के चलेंगे कि ये सारे प्रीमाइसेस सही है और इसके आधार पर हमें कंक्लूजन निकालना होगा। तो कंक्लूजन क्या है, हमारा डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। और कंक्लूजन के लिए हमको अपने जो सोर्स हैं, जो हमारे पास प्रीमिसेस दिए गए हैं, उनके आधार पर हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे।
अब इसी एक प्रॉब्लम पर गौर करें कि इफ़ यू स्टडी देन यू पास द एग्जाम। अगर ये कंक्लूड P है तो ये हमारा स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q ये होल्ड करता है या नहीं, होल्ड करता मतलब ट्रू है या नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि अगर P स्टेटमेंट और Q स्टेटमेंट ये हमारे प्रीमिसेस हैं, प्रीमिसेस दिए हुए हैं, और हम हमेशा जो भी प्रीमिसेस दिए होंगे उनको हम ट्रू मानेंगे, उसमें हम कोई क्योंकि जैसे कोर्ट रूम में होता है, क्रिमिनल अपनी बात रखेगा, प्रिजनर अपनी बात रखेगा, हर आदमी अलग अलग लॉयर है वो अपनी अपनी बात रखेंगे। फाइनल डिसीजन हमको उसी स्टेटमेंट के आधार पर बनाना है, नेचुरल रीजनिंग नहीं लगाना है कि हमारे मन में है कि तुम क्रिमिनल हो तो हो, तुमको सजा होनी चाहिए। हमारे मन से कोई मतलब नहीं है। जो भी प्रीमाइसेज हैं उनको आप रीड कीजिए और उनके आधार पर जो भी कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, अब वो ट्रू है, सही है। जैसे अब इन्हीं प्रॉब्लम को आप देखें, अगर हमारे पास जो प्रॉब्लम आएंगे, आपको एग्जामिनेशन में भी स्टेटमेंट के आधार पर प्रॉब्लम दिए जाएंगे। जैसे हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, आर्गुमेंट हैं, एक तीसरा आर्गुमेंट भी यहाँ पर कंक्लूजन के तौर पर निकलता है। अब प्रॉब्लम देखिए क्या होगा। अगर हम बोलते हैं P इम्प्लाइज Q, उसके बाद हम बोलते हैं Q, तो क्या इससे कंक्लूजन P डिराइव होता है? अब ये हमारे पास प्रीमाइसेज हैं, प्रीमाइसेज नंबर 1, ये प्रीमाइसेज नंबर 2, इन दोनों को ही हम ट्रू मानेंगे। हमको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, आध्यात्मिक बात में हम नहीं जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, और एक ही कंडीशन को कोई आदमी सही बोलता है कोई गलत बोलता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम ये मान के चलेंगे जो भी प्रीमाइसेज हमारे हैं वो ट्रू हैं। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन है, देखिए कि P इम्प्लाइज Q, इसका मतलब P इम्प्लाइज Q ट्रू है। ये क्या करा, इफ P देन Q, सही है। और हमारे पास दूसरा है Q, तो क्या अगर Q है तो हम P को डिराइव कर सकते हैं अपने इक्वेशन से। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो देन दिस कंक्लूजन होल्ड्स गुड, सही है। अब हमें नहीं पता कि P इम्प्लाइज Q अगर सही है, P भी ट्रू है, तो ये ट्रू है या नहीं है। तो देखिए सबसे आसान काम, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप सबसे आसान तरीका अपनाएंगे, P इम्प्लाइज Q। हमने ट्रूथ टेबल बनाने सीख लिया है, ट्रूथ टेबल हमें पता है, आपको ये नहीं पता है तो याद भी रखना होगा। दोनों कंडीशन फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू, यही 4 स्टेट हैं। और हर स्टेट में आप अभी ज़रा सा करके देखें, ये क्या कहता है, P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q क्या होगा, अगर ये फॉल्स फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स में फॉल्स होगा, और ट्रू ट्रू में ट्रू होगा। ट्रूथ टेबल से आप समझ रहे हैं। अब इसके आधार पर अभी हमको बहुत ज़्यादा रीजनिंग अगर नहीं आती है, ऐसे रीजनिंग जब हम समझ जाएंगे तो हम आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कहता है, इसको पहले हम समझने की कोशिश करें। फर्स्ट प्रीमिसेस जो हमारा है वो कहता है P इम्प्लाइज Q, और ये ट्रू है। इसको हमने क्या माना है, ट्रू है। तो हमारे पास ये 3 कंडीशन है जिसमें हमारा प्रीमिसेस ट्रू है, ये तो हमें अपने इक्वेशन में भी नहीं लेना है। इसके बाद दूसरा प्रीमिसेस क्या कहता है कि Q ऑल्सो ट्रू। तो Q जो ट्रू है, Q ट्रू का कंडीशन क्या है, ये है और ये है, ये दोनों स्थिति देखिए, ये दोनों में ट्रू है। हमारे पास 2 कंडीशन दिया गया है, ये ट्रू है और ये ट्रू है। पूछता क्या है, P ट्रू होगा, P ट्रू होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता। आप देखें कि यहाँ पे ये ट्रू है और Q ट्रू है इस स्टेट में, इसको अगर गौर से देखें आप,
तो ये भी ट्रू है, ये ट्रू है, लेकिन क्या P ट्रू है? P तो फॉल्स है यहाँ। और इस स्थिति में जरा आप देखें, यहाँ पे ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू है। मतलब यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है ये होल्ड नहीं करता है, क्योंकि सेम कंडीशन में P और Q ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो P एक बार फॉल्स है, एक बार ट्रू है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि P ट्रू होगा? P की स्थिति तो डायलेमा में है। तो कोर्ट के आर्गुमेंट भी इसी तरह से काम करते हैं कि ये स्टेटमेंट ठीक है, आपने दिया, दूसरा इसको हमने प्रूफ कर दिया कि ये भी सही है, ये सही है, तो इसका मतलब P सही है, ये तो हम कह ही नहीं सकते हैं। तो ये जो है ये डायलेमा वाली स्थिति है, ये हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है कि ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। हम Q, P इंप्लाइज Q और Q अगर दो प्रीमिसेस है तो P के विषय में हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इट मे बी ट्रू, इट मे बी फॉल्स। अगर ये फॉल्स भी होता तब भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार ये फॉल्स है, एक बार ट्रू है, दोनों ही स्थिति में। तो ये है इस रीजनिंग का आधार। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है, आप सीधे ट्रूथ टेबल की ओर मूव करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर हम बोल दे निगेशन ऑफ Q, अब देखिए P इंप्लाइज Q, ये भी ट्रू है, निगेशन ऑफ Q भी ट्रू है। मतलब ये ट्रू का तीन कंडीशन है। जरा गौर से देखें, फिर से हम इसको जरा रब कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब जरा इस स्टेटमेंट को देखिए, ये हमारा ट्रू है, तो ट्रू तो हमारा तीन कंडीशन है, लेकिन ये बोलता है Q इज फॉल्स। ये ट्रू है लेकिन Q फॉल्स, ये भी ट्रू हम मानेंगे, लेकिन क्या Q फॉल्स है? निगेशन ऑफ Q ट्रू है, तो निगेशन ऑफ Q क्या होगा? फॉल्स मानेंगे। मतलब हम इन दोनों स्थिति की बात कर रहे हैं, तो इसको तो हम हटा देंगे अपने डिस्कशन में। अब यहां पर ये ट्रू है, तो ये कंडीशन अपने आप फॉल्स हो जाता है, क्योंकि ये तो फॉल्स है। अब Q फॉल्स है, तो हमारे पास Q यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, ये इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये वायलेट करता है रूल को। हम ये मान के चलेंगे कि P इंप्लाइज Q होल्ड्स ट्रू। तो ये तो ट्रू है और ये फॉल्स है, तो निश्चित रूप से P क्या होगा यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू दिस ट्रूथ टेबल ये तो फॉल्स होना चाहिए। ये अगर ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स ही होगा, क्योंकि ट्रू और फॉल्स का और कोई दूसरा केस हो ही नहीं सकता। तो ये हमारे डिस्कशन या रीजनिंग का बेस होगा। आपके पास प्रॉब्लम भी है, आपके पास डिफरेंट प्रीमिसेस भी हैं, आपको कंक्लूजन निकालना है, और एग्जामिनेशन में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उसमें कुछ इसी तरह के प्रॉब्लम आपको दिए जाएंगे। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। सिर्फ हमको इस प्रेमाइसिस और कंक्लूजन को ध्यान में रखना है, अपना ब्रेन नहीं लगाना है कि P इंप्लाइज Q है तो P भी होगा, ऐसा हमारा मानना। हमारे मानने से कुछ नहीं होगा। हमको जो प्रीमिसेस दिए गए हैं उसके आधार पर कंक्लूजन निकलता है या नहीं निकलता है। अगर कंक्लूजन निकलता है तो सही है, अदरवाइज ये आर्गुमेंट ही फॉल्स है। तो आर्गुमेंट जो कंक्लूजन का है हमारा, ये कंक्लूजन सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रीमिसेस। तो प्रीमाइसेस जो भी दिए गए हैं उस पर हम कंसंट्रेट करेंगे। हम कभी भी अपने लेवल पर अपने मेंटल रीजनिंग की हम बात नहीं करेंगे इसमें। अगर करेंगे तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप करेंगे तो गलत होगा। जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन इनिशियल फेज में आप प्रीमाइसेस को पढ़ें और उसके आधार पर कंक्लूजन को डिराइव करें। कई बार कंक्लूजन भी दिया जाता है, आपको सिर्फ ये बताता है कि ये कंक्लूजन होल्ड करता है या नहीं करता है। जैसे एक दूसरा केस हमने लिया है एग्जाम्पल के तौर पर ही, जरा सा समझने की कोशिश करें कि ये प्रॉब्लम क्या कहता है। हमारे पास तीन कंडीशन है, P1, P2 और P3। अब हम ये मान के चलेंगे P1, P2 और P3 तीन
प्रीमाइसेस है, और कंक्लूजन हमारे पास दिया गया है राजू कॉमिट द क्राइम, इसको हम मान लेते हैं आर। P1 ट्रू होगा, ये तो हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पर जो भी होगा वो ट्रू हम मानेंगे, हमको इससे मतलब नहीं है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन केवल एक बात ध्यान में रखेंगे कि अगर निगेटिव टाइप के सेंटेंस हैं तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। जैसे राजू इज नॉट अवेलेबल ऑन द स्पॉट, इसका मतलब है ये नॉट अवेलेबल को ऐसे हम इस कंडीशन को मानेंगे ट्रू। हमारा P3 जो प्रीमिसेस है वो क्या कर रहा है, राजू इज नॉट अवेलेबल ऑन द स्पॉट, तो हम पहले P3 को मानेंगे राजू इज अवेलेबल ऑन द स्पॉट, और नॉट के लिए हम निगेशन लगा देंगे। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि हम सीधे सीधे इसको मान लें, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अब हमारे पास 3 कंडीशन है। अब देखिए ये क्या है, एक अगर कोर्ट रूम का एग्जांपल हमने लिया है ताकि आप आसानी से समझ लें। हमारे पास 3 प्रेमिसेस दिए गए हैं। पहला, राजू होल्ड नाइफ। राजू एक पर्सन है, वो चाकू रखता है, कोई बात नहीं है, रख सकता है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे दिया गया है तो हम इसको सही मानेंगे। यही है ट्रू मानने का मतलब, है कि ये जो प्रीमिसेस 1 है वो ट्रू है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना कि हम तो राजू को जानते नहीं हैं इसलिए हम नहीं कह सकते वो रखता है कि नहीं रखता। राजू होल्ड नाइफ, ठीक है। दूसरा प्रीमिसेस क्या कहता है कि नाइफ इज यूज्ड फॉर क्राइम, चाकू के बल पर कोई क्राइम हुआ, राजू रखता है। उसके बाद राजू इज नॉट अवेलेबल ऑन द, तीसरा भी आर्गुमेंट है हमारे पास, तीसरा प्रीमिसेस क्या कहता है, राजू इज नॉट अवेलेबल ऑन द स्पॉट, लेकिन राजू जहां पे क्राइम हुआ वहां पे तो नहीं था। तो क्या इससे कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि राजू कमिट द क्राइम? अब देखिए इन दोनों प्रीमिसेस के आधार पर अगर हमको डिसीजन लेना होता तो हम ले सकते थे कि राजू होल्ड नाइफ, राजू इज यूज्ड फॉर क्राइम, नाइफ इज यूज्ड फॉर क्राइम, देन राजू कमिट द क्राइम। सीधी सी बात है कि उसके पास चाकू है, उससे हुआ है तो वही है दोषी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रीजनिंग का सवाल है, इसको आपको सावधानी से समझना होगा। तो हमारे पास जो भी यहाँ पर प्रीमिसेस दिए गए हैं वो ट्रू हमको मानना, उसमें हमको कुछ भी अपना ब्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या उससे हम जो कंक्लूजन है ये डिराइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? तो एक्चुअल में कहा जाए तो यहाँ P1, P2, P3 और R में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो रिलेशन नहीं है तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है? कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये कंक्लूजन डिराइव नहीं कर सकते हम। अगर हमारे पास ये होता, अगर हम ऐसा बोलते कि P1 implies P2, if Raju hold knife then knife is used for crime, इसके बाद हम बोलते यहाँ पे निगेशन ऑफ P। अब जरा सा देखिए, अब हमारा मीनिंग बदल रहा है। सेंटेंशियल मीनिंग को प्रोपोजिशन में या प्रीमिसेस कंक्लूजन में डिराइव करना पहले सीखना होगा। हमको ज़्यादा डिसीजन में नहीं जाना है, अभी अपना ब्रेन के आधार पर डिसीजन नहीं ले लेना है। पहले ये जो प्रीमिसेस दिए गए हैं इनका क्या मीनिंग है ये हमको समझना होगा। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये क्या मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बोलता है P1 implies P2, if P1 then P2, यदि राजू होल्ड नाइफ तो नाइफ इज यूज फॉर क्राइम। ये बात सत्य है, कहा गया है, ये स्टेटमेंट बोलता है। दूसरा बोलता है कि जो क्राइम हुआ, निगेशन ऑफ P, मतलब नाइफ इज नॉट यूज्ड फॉर क्राइम। ये P2 स्टेटमेंट को देखिए, हमने निगेशन ऑफ P लिखा है। तो अगर ये नहीं हुआ है तो हम कैसे कह सकते हैं कि R डिराइव होता है? इसका मतलब है कि राजू तो क्राइम नहीं किया है। ये वही पिछले सवाल को देखिए। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये P1 स्टेटमेंट को बोलता है, लेकिन P1 स्टेटमेंट नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो आपको ये समझना है कि ये कंक्लूजन होल्ड करता है या नहीं करता है। P1 implies P2 है, सही है, और निगेशन ऑफ P2
तो निगेशन ऑफ P2 तो बोलता है कि क्राइम में नाइफ का यूज हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ है, तो फिर हम कैसे राजू को बोल सकते हैं? इसका मतलब है यहाँ निगेशन ऑफ आर हमको लगाना पड़ेगा कि राजू डोंट कमिट द क्राइम, राजू ने क्राइम नहीं किया है, क्योंकि ये प्रीमिसेस हमको बता रहा है। तो इसके आधार पर डिसीजन हमें लेना होगा। और जितने भी प्रॉब्लम आएंगे आपको, कुछ इसी तरह के प्रॉब्लम बार बार आपको दिए जाएंगे। आपके पास कुछ प्रीमिसेस होंगे, कुछ कंक्लूजन होंगे, और उनको डिराइव करना होगा, उनको आपको बताना होगा, या कुछ इस तरह के आर्गुमेंट्स दिए होंगे और उस आर्गुमेंट से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाएंगे आपको कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग, एक्चुअल इस रीजनिंग का मीनिंग, आउटकम क्या होगा। कंक्लूजन में हम ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर कंक्लूजन हम लिखेंगे ही नहीं, हम सीधे यहाँ पे लिख देंगे P1, या फिर हम लिख सकते हैं P2 इम्प्लाइज P1। अब मैथमेटिकली हमने देखा है कि P1 इम्प्लाइज P2 और P2 इम्प्लाइज P1 दोनों ट्रू नहीं हो सकते, दोनों सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन अलग है। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में अभी नहीं जानी है, आगे हम लोग और डिस्कशन करेंगे। आपको देखना है हमारे पास क्या क्या प्रीमिसेस हैं, उसके आधार पर जो कंक्लूजन दिया गया वो एस्टैब्लिश होता है या नहीं होता है। जजमेंट आपको करना है। आप डिसीजन मेकर हैं तो जजमेंट आपको करना है, और जजमेंट ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। अब चैलेंज करना है इसको, ये जजमेंट सही है या नहीं है। अगर यहाँ पर हमने ऐसा दे दिया निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, अब ये होल्ड करता है कि नहीं, सही है कि नहीं है स्टेटमेंट। तो आपको इसका डिटेल अब अपने से डिराइव करना होगा, लेकिन डिराइव कैसे करेंगे आप, अकॉर्डिंग टू दिस प्रीमिसेस। और इसमें अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर होल्ड करता है तो सही है, जब आप नए हैं तो निश्चित रूप से ट्रूथ टेबल पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ट्रूथ टेबल में आपको याद रखना है कि P इम्प्लाइज Q क्या होता है, डबल इम्प्लीकेशन क्या होता है। तो इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, उसके बाद कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, इतना ही तो है। ये 5 ऑपरेटर है, 5 कनेक्टिव है। तो ये पांचों कनेक्टिव, उसके ट्रूथ टेबल को जब आप याद रखेंगे तो ये चुटकी का खेल है, आसानी से किया जा सकता है। और कई बार एग्जामिनेशन में आपको सीधे सीधे प्रीमिसेस दिए गए होंगे, उनका कंक्लूजन दिया गया होगा। तो आप ऐसी गलती कभी ना करें कि प्रीमिसेस को अपने ब्रेन के लॉजिक से एक्सप्रेस करके कंक्लूजन निकाल ले। हो सकता हो गलत हो, हम ये नहीं करेंगे हमेशा गलत होगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसी गलती करते हैं। आपको सीधे से अपने ब्रेन को लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैथमेटिकल रीजनिंग में लाइए, आप प्रोपोजिशनल वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए, और उस प्रोपोजिशनल वेरिएबल का आपको ट्रूथ टेबल पता है, आप आसानी से इसके आधार पर डिराइव कर सकते हैं कि ये कंक्लूजन होल्ड करता है या नहीं करता है। करता है तो ठीक है, नहीं करता है और इस कंक्लूजन का मतलब क्या है वो भी आसानी से आप डिराइव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।